आपको बताएं, औरंगी टाउन में चोरी के इल्जाम में जेर हिरासत शहरी ने थाने में तशद्दुद का दावा कर दिया। हिरासत में लिए गए शहरी का वीडियो बयान सामने आ गया है। इल्जाम लगाया कि पुलिस ने रिहाई के बदले 2 लाख रुपए तलब किए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं दानियाल से। दानियाल, आगाह कीजिएगा कि क्या मामला है ये। जी देखिए, बिल्कुल ये औरंगी टाउन पुलिस है जिसने शहरियों की हिरासत में रखकर तशद्दुद करने शुरू किया है। खान बादशाह नामी शहरी है, बुखारी कॉलोनी से औरंगी टाउन पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए शहरी का वीडियो बयान मंजर आम पर आया, जिसमें इसने इल्जाम आयद किया है कि शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया और पुलिस ने रिहाई के एवज 2 लाख रुपए का मुतालबा करती रही। 24 दिन हिरासत में रखकर तशद्दुद के बाद बादशाह खान नामी शहरी को रिहा किया गया है। इल्जाम आयद किया है। जानिब एसएसपी फैसल बशीर मेमन का कहना है कि 8 लाख रुपए चोरी के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार मुलजिमों उस्मान और वाजिद से 4 लाख रुपए बरामद भी किए गए थे। गिरफ्तार मुलजिमों ने 2 लाख दावा किया था, जिसमें शहरी बादशाह खान को हिरासत में लिया गया था। शहरी बादशाह खान ने मुलजिमों से लगाए गए इल्जाम से इनकार ही है। एसएसपी वैस का कहना है कि शहरी बादशाह खान को इसकी बरादरी की जमानत पर जाने की इजाजत दी गई है। पुलिस ने मामला इनकी बरादरी पर छोड़ा है। ताहम ये जो शहरी पर तशद्दुद किया गया है, एसएसपी वैस का कहना है कि इस हवाले से इंक्वायरी की जा रही है। जो एहलकार इसमें मुलविस होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी दानियाल, यहाँ आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने स्ट्रीट क्राइम बेकाबू होने पर पुलिस को वार्निंग दे दी। उन्होंने डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल होने वाले इंजीनियरिंग के तालिबे इल्म के वालिदैन के लिए 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान भी किया है। मजीद इस रिपोर्ट में देखें। में बेकाबू होता स्ट्रीट क्राइम, गवर्नर सिंध ने पुलिस को खबरदार कर दिया। गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब में कामरान टिसोरी ने मुतनब्बे किया कि अगर शहर में अब कोई वारदात हुई तो मैं खुद थाने जाकर उस वक्त तक वापस नहीं आऊँगा जब तक SHO मुअत्तल नहीं हो जाता। पूरे सिंध के और ख़ास तौर पे कराची के तमाम SHOs और DSPs जो इलाके में मौजूद होते हैं, अब वो अपनी वर्दियाँ तैयार कर लें, इलाकों में नज़र आए और इस स्नैचिंग की वबा से जान छुड़ा दें। अगर अब ऐसा कोई वाक़या हुआ तो आप यकीन करिए मैं उस थाने में जाऊंगा और जब तक नहीं उठूंगा जब तक वो SHO मुअत्तल नहीं हो जाता। कामरान टिसोरी ने डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वाले NED यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म के वालिदैन के लिए 10 लाख का इमदाद का ऐलान भी किया। हाँ, मैं कहता हूँ कि मैं अभी जाऊँगा और अपनी ज़ाती हैसियत में मैं उनकी फैमिली को अपनी तरफ से 1 मिलियन रुपीस 10 लाख रुपए का मैं यहाँ ऐलान कर रहा हूँ कि मैं उनको जाके दूँगा। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि शहर में डाकुओं को आज़ादी नहीं दे सकते कि जैसे चाहे लूटें और जैसे चाहे कत्ल कर दें, भरपूर किया जाएगा। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। पापोश मार्केट के जनरल सेक्रेटरी तारिक कुरैशी ने कहा है कि महंगाई ने ताजरों की कमर तोड़ दी है। हुकूमत ताजरों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। मजीद तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई ने कराची शहर की कारोबारी मराकज़ की रौनकों को मांद कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पापोश की मार्केट में और मेरे साथ मौजूद है मार्केट के जनरल सेक्रेटरी। सर बताएं क्या सूरत हाल है कारोबारी सिचुएशन की? देखिए, कारोबारी सूरत हाल की अगर मैं बात करूँ तो माशी तौर पर ताजिर बर्बाद हो चुका है, ताजिर की कमर टूट चुकी है। महंगाई इस कदर है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। ताजिर घंटों अपनी दुकानों में बैठे रहते हैं, ग्राहक का इंतज़ार करते रहते हैं, ग्राहक नहीं आता और ताजिर जो है मायूस हैं। मायूसी इस कदर है कि मैं बयान नहीं कर सकता। इस वक्त अगर बाज़ार ओवरऑल बाज़ार की मैं बात करूं तो 75% ऐसे लोग हैं जो रेंट की दुकानें लेकर कारोबार कर रहे थे, वो अपनी दुकानें खाली करके जाने पे मजबूर हो गए क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। महंगाई इस कदर है कि उनके अखराजात मैनेज नहीं हो रहे हैं, उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं, वो अपनी दुकानें बंद करके बेरोज़गारी आम हो गई, बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ रही है। और ऐसे हालात में हमारे जो अरबाब इक़्तिदार के अवानों में बैठे हुए लोग हैं, वो मालूम नहीं हमको कि किस जन्नत में रहते हैं कि वो लोगों के हालात को देखने के बाद भी जो है उस पर कोई अमली तौर पे कोई कदम नहीं उठा रहे हैं कि लोगों को कोई रिलीफ मिले। हमारी गवर्नमेंट जो है वो ताजिर बिरादरी को भी कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी किस्म का कोई पैकेज, कोई ऐसे इक़दाम उठाए जाएँ कि जिससे छोटा ताजिर, आम ताजिर जो है उसकी ज़िंदगी मुतासिर ना हो। जी बिल्कुल, पापोश मार्केट के जनरल सेक्रेटरी तारिक कुरैशी का इस हवाले से कहना था कि कारोबार की रौनकें जो है वो महंगाई की वजह से शदीद तरीके से मुतासर हुई। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के सबब जो है वो ताजिर कारोबार ना होने पर परेशान है, वो मार्केटें बंद करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने मुतालबा किया हुकूमत से कि महंगाई को बहुत शुक्रिया काविश। डॉलर की शदीद किल्लत की वजह से तरसीलात ज़र समेत बरामदात मुसलसल कम हो रही हैं।
चेयरमैन पाकिस्तान अपैरल फोरम जावेद बलवानी ने कहा है कि हुकूमत को मौजूदा सूरत हाल पर IMF से बात करना ही होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। मुल्क की माशी सूरत हाल अच्छी नहीं है। डॉलर लेने जाओ, डॉलर ना इम्पोर्टर को मिल रहा है ना एक्सपोर्टर को मिल रहा है, उसको रेट नहीं मिल रहे हैं। अगर कोई बैरून मुल्क सफ़र कर रहा है तो उसको भी करेंसी नहीं मिल रही है। इसका क्या हल है हम जानते हैं। पाकिस्तान वज़ीर मैन्युफैक्चरिंग के सीनियर मेंबर जो हैं जावेद बलवानी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मसले का हल है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो गवर्नमेंट अगर सीरियस हो और IMF से बात करे, क्योंकि हर चीज़ का जैसे इम्पोर्ट को कर्टेल करने के लिए 84-85 किया ना, ये ऐसे वार फुटिंग पे इनको एक्शन लेना पड़ेगा कि जितने लोग बाहर वेकेशन पे जाते हैं सबको बंद कर दें। जितने लोग वेकेशन पे वो इलाज कराने बाहर जाते हैं जो पाकिस्तान में इलाज होता है वो बंद कर दें। वो एजुकेशन को भी बंद कर दें जो पाकिस्तान में एजुकेशन है। हाँ, कोई स्पेशल एजुकेशन है, बाहर पढ़ने जा रहा है, उसको दें। और इंपोर्ट के अंदर और एक्सपोर्ट के और होम रेमिडेंस के भी जो आपके इंटरबैंक के रेट हैं वो मुख्तलिफ होने चाहिए। आप जब मुख्तलिफ नहीं करोगे तो आपके पास देखें, आज होम रेमिडेंस 14% कम हो गई है, एक्सपोर्ट नवंबर में 18% कम हुई है, दिसंबर में हम ये सुन रहे हैं कि 30 या 32% कम हो जाएगी। तो आप मुझे बताएं, तो हम दिन ब दिन गड़ी में जा रहे हैं। इसको फ़ौरन इसको रोकने का तरीका जो हमारी समझ में आता है कि इनको IMF परमिशन देता है नहीं देता, उनको परमिशन लेनी चाहिए। और जो भी है खुद भी समझ लें कि इनको होम रेमिडेंस जो है ना, दुनिया के कई मुल्कों में जो इंटरबैंक का रेट होता है उससे होम रेमिडेंस का रेट 7-8% ज़्यादा देते हैं। तो एक्सपोर्ट को भी रेट जो है इंटरबैंक के रेट से ज़्यादा देते हैं। इनको फ़ौरन ये एक्शन लेना चाहिए कि एक्सपोर्टर्स जो हैं उसको उसकी वैल्यू के हिसाब से या कोई और तरीक़ेकार बना के उसको रेट ज़्यादा दिए जाएं, होम रेमिडेंस को रेट ज़्यादा दिए जाएं। और जो है इंपोर्ट के अंदर भी रॉ मटेरियल है उसके रेट कम होने चाहिए। और जो दूसरी आइटम्स जिसको जो गैर ज़रूरी आइटम्स हैं उसके रेट ज़्यादा होने चाहिए। ये जब तक नहीं करेंगे तो हमारी होम रेमिडेंस कम होती जाएगी, हमारी एक्सपोर्ट कम होती जाएगी और हम और ज़्यादा गड़े की तरफ जाएंगे। तो ये अगर फ़ौरन इनको एक्शन लेना चाहिए, इसके बगैर हमारी समझ में कोई हल नहीं आता। और मैंने काफ़ी हमारे एक्सपोर्टर्स और ट्रेड के लोगों से बात की, सब लोग यही कहते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, इसके अलावा कोई हल नहीं है। जी, जैसे कि आपने सुना जो कंसर्न्स हैं, डॉलर नहीं मिल रहा है, उसकी मुख्तलिफ तजावीज़ दी हैं और कहा है कि जो एक्सपोर्टर को रेट अलग देना चाहिए, साथ ही जो रेमिटेंसेस बैरून मुल्क से भेज रहे हैं उनकी भी रेट जो मुख्तलिफ होना चाहिए, ज़्यादा रेट मिलेगा तभी यहाँ से रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट बढ़ सके। बहुत शुक्रिया अशरफ इस तफसील का। अब आपको बताएं कि अक़लियती अमूर के 3 अफसरान की सरकारी गाड़ियों पर सेक्रेटरी के काबिज़ होने का इंकशाफ हुआ है। ग्रेड 19 के अफसर महेश लाल दोदानी ऑनलाइन बाइक सर्विस का इस्तेमाल करने लगे। ग्रेड 18 के इंजीनियर ज़ाती गाड़ी इस्तेमाल करने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा आज़ाद नौरियो से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मामला महकमा अक़लियती उमूर का, जहाँ पर 3, 18, 19 ग्रेड के अफसरान हैं जिनकी सरकारी गाड़ियों पर जो उनको अलर्ट करना है उन पर सेक्रेटरी महकमा अक़लियती उमूर मोहम्मद अब्बास बलोच का कब्जा है। इन अफसरान की जनब से सूबाई जो वजीर है अक़लियती उमूर ज्ञान चंद इसरानी, उनको शिकायत की गई, लेकिन इसके बावजूद इन अफसरान के साथ जो है इंसाफ नहीं किया गया, तो उन्होंने ओहदा छोड़ने का भी फैसला कर लिया। इन अफसरान में 19 ग्रेड के एडिशनल सेक्रेटरी महकमा अक़लियती उमूर है अब्दुल्ला गनी महर, इनको करोड़ा गाड़ी अलर्ट कर दी गई है, लेकिन उस गाड़ी पर सेक्रेटरी का कब्जा है। इसके अलावा 18 ग्रेड के एक्सीएन है संजय राजा, उनको भी जिमनी गाड़ी अलर्ट कर दी गई है, लेकिन उस पर भी सेक्रेटरी कब्जा है। इसके साथ साथ जो डायरेक्टर है महकमा अक़लियती उमूर के 19 ग्रेड के महेश लाल दोदानी, उनको भी जिमनी गाड़ी अलर्ट कर दी गई है, लेकिन उस पर भी सेक्रेटरी महकमा अक़लियती उमूर का कब्जा है। इन अफसरों की जनब से मुतअद्दिद बार सेक्रेटरी को शिकायत की गई उनसे अजाले के हवाले से या मिनिस्टर को की गई, लेकिन कोई अजाला नहीं हो सका। जो सेक्रेटरी उनको महकमा एसएनडी की जनब से एक गाड़ी 1 करोड़ GLI अलर्ट है। इसके साथ साथ एक जो गाड़ी है महकमा अक़लियती उमूर की GLI 1 करोड़ वो भी अलर्ट है, लेकिन उसके बावजूद इन 3 अफसरान की गाड़ियों को जो है सेक्रेटरी की जनब से अपने खानदान के अफराद को दे दी गई है जो इस्तेमाल करें। इस हवाले से अफसरान ने सख्त चर्चा किया, लेकिन उसके बावजूद उसका किसी किस्म का कोई अजाला नहीं हो सका है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद इस तफसील का।
वाटर बोर्ड के हवाले से बड़ी खबर दें कि 15 दिसंबर को होने वाले मजदूर यूनियंस के रेफरेंडम में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाली मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट ने अपने मुस्तरद करदा वोटों के फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया है। मामला क्या है, जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में मज़दूरों की सौदाकार यूनियन के चुनाव के लिए 3 साल की ताख़ीर के बाद रेफरेंडम तो हुए, लेकिन वो नतीजा खेज़ साबित ताहाल नहीं हो सके हैं। उसकी वजह यह है कि दो जो मज़दूरों की तंजीमें हैं उनके दरमियान मैच जो है वो टाई वाली सूरत हाल दिखाई देती है। अगरचे साबिक CBA जो है वो बेहतर पोजीशन में दिखाई दी वोटिंग के लिहाज से, लेकिन 2 तिहाई अक्सरियत वो भी हासिल नहीं कर सकी, जिसके नतीजे में इन दोनों जमातों के दरमियान और इन दोनों जो मज़दूरों की तंजीमें हैं उनके दरमियान एक मरतबा फिर इलेक्शन होगा। हमारे साथ इरशाद खान मौजूद हैं, मुत्तहिदा लेबर फ्रंट के चेयरमैन हैं, उनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, क्या समझते हैं आपके दोबारा इनेकाद होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए? नहीं, असल मसला ये है कि आपको पता है कि पूरी सरकारी मशीनरी लगी हुई थी और कई जगह पे जो है हमारे वोट कम गिनती किए गए और कई जगहों पे जो हमारे वोटों को रिजेक्ट किया गया। पूरी सरकारी की मशीनरी लगाकर भी उन्होंने मतलब आपको पता है अक्सरियत हासिल नहीं कर सके। हम रिकाउंटिंग के लिए गए हैं और हमने रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन लगा दी है लेबर डायरेक्टर को और इंशाल्लाह रिकाउंटिंग में हमारा मामला हल हो जाएगा। और अगर नहीं भी होगा तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं, इलेक्शन के लिए भी हम तैयार हैं और जो है क्या नाम है दोबारा इलेक्शन में जाएंगे। दीगर जगहों पे आउट स्टेशन पे हमारे कारकुनान को उनको धमकियां दी जा रही हैं कि आपने मुत्तहिदा का साथ दिया, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। बाकायदा तौर पे जो है मुलाजमीन को ज़दोकोब किया जा रहा है, पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी उतार कर। लेकिन इंशाल्लाह हमारा कारकुन, हमारा जो ज़िम्मेदार है वो मुनज़्ज़म मुत्तहिद अंदाज में अपनी जगह पर खड़ा है और इंशाल्लाह किसी के डर खौफ में नहीं आएगा। अगर दोबारा भी इलेक्शन होता है अल्लाह पाक के हुक्म से हम जीतेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, दोबारा इलेक्शन के लिए यानी दोबारा रेफरेंडम के दूसरे हिस्से के लिए मुत्तहिदा लेबर फ्रंट जो है वो तैयार है और इस हवाले से जो तैयारियां हैं उनका ये कहा जा रहा है कि जो रिकाउंटिंग है उसका अमल पहले। बहुत शुक्रिया रिजवान। अब आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की जर्मन काउंसलेट खाने आमद जर्मन काउंसल जनरल से मुलाकात हुई है। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत के फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आपको आगाह कर रहे हैं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की जर्मनी काउंसल खाने आमद। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा कि कामरान खान टिसोरी की जर्मन काउंसल खाने आमद हुई है। जी हाँ, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने आज जर्मन कौंसलेट का जो है दौरा किया है और वहाँ पे जर्मनी के जो कौंसल जनरल हैं डॉक्टर रुडगर लॉर्ड, उनसे एक मुलाकात भी की है। ये काफ़ी अहम मुलाकात थी, काफ़ी अच्छे तक ये दोनों की मुलाकात जारी रही और 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारती उमूर पर बात हुई। ख़ास तौर पे गवर्नर सिंध ने इस मौके पे जर्मनी के कौंसल जनरल को बताया है कि चूँकि जर्मन के काफ़ी यहाँ पे सरमायाकार काम कर रहे हैं कराची में, लेकिन मज़ीद सरमायाकारी के लिए हम बेहतर माहौल देने के लिए तैयार हैं। जिससे जर्मन कौंसल खाने के जो कौंसल जनरल हैं उनका कहना था कि जल्दी एक ताजरों का वफ़द जो है वो जर्मनी के कौंसल खाने आएगा और फिर मुमकिन है कि गवर्नर सिंध से उनकी मुलाकात भी कराई जाए ताकि बाहमी उमूर पर बात की जाए और 2 तरफ़ा तजारती मामलात को तय किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आजिज़ इस तफसील का। जेल रोड ऑटो स्पेयर पार्ट्स मार्केट में बिजली की तवील बंदिश ने कारोबार ठप कर दिया। कारोबार बुरी तरह मुतासिर होने पर दुकानदार फट पड़े। कहते हैं दिन भर में कारोबार के दौरान 2 से 3 घंटे बिजली आती है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हबीब खान से। जी हबीब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए मौसम तो तब्दील हो गया है कराची का और जो बिजली की लोड शेडिंग है उसके अंदर किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं आ रही है। शहर की मार्केट्स की अगर सूरत हाल के वाले से बात की जाए तो इस वक्त हम मौजूद हैं जेल रोड ऑटो पार्ट्स मार्केट में और यहाँ पर अभी भी तवील बिजली की लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो बरकरार है। ताजिर बिरादरी को इस वक्त मुश्किलात दरपेश हैं क्योंकि ऑटो पार्ट्स का जो काम है मोस्टली बिजली के ऊपर ही उसका इन्हिसार होता है, लेकिन बिजली कई कई घंटे जो है वो गायब रहती है जिससे कारोबारी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासिर होती हैं। एक हमारे साथ भाई मौजूद है, ये बताइएगा आपका कारोबार कितना जो है वो बिजली के ना होने से मुतासिर होता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? 60% नुकसान है हम लोगों को और हम बिल भी वक्त पे जमा करा रहे हैं। स्टार पेमेंट हमारा बिल है हमारा, उसके बावजूद हमसे 6 से 7 घंटे हम लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है। उस कारोबार कितनी देर के लिए खोलते हैं कि जिसमें 6 घंटे 7 घंटे वैसे बिजली गायब? कारोबार खुलता है तकरीबन 10 बजे सुबह खुलता है और ये 8-9 बजे बंद हो जाता है। उसके दौरान बामुश्किल 4 घंटे लाइट होती है और उसके बाद लाइट नहीं होती सारा दिन यहाँ। तो इससे कारोबार आपने इस तरह बताया कि 50-60% मुतासर हो रहा है, तो के इलेक्ट्रिक वाले क्या जवाब देते हैं? वहाँ तो कुछ पता नहीं, कुछ सुना पुरसाना हल नहीं है।
बीच में हफ्ते में ऐसा भी होता है कि पूरा पूरा दिन लाइट नहीं होती, मैसेज आ जाता है कि अभी ये मेंटेनेंस है, काम हो रहा है, मगर कुछ पता नहीं, कोई पुरसाना हाल नहीं है, केसी का कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है क्या। बस हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भारी मेहरबानी करें, कारोबार को नुकसान है, वैसे ही मैशत तबाह है और महंगाई इतनी है, बड़ी परेशानी में हम लोग, और हम बिल भी ईमानदारी जमा करा रहे हैं, हमारे पेमेंट चेक करें, बिल चेक करें। स्टार बिलिंग वाले ये मार्केट्स हैं जहाँ से बिलों की जो अदायगी है वो 100% की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद कारोबारी जो औकातकार हैं मुश्किल से 8 से 9 घंटे के कारोबार औकात का होते हैं और उसमें भी 6 से 7 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग का सामना रहता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ यही मुतालबा कर रहे हैं कि कारोबार को पहले ही इस वक्त मुश्किलात दरपेश हैं, मईशत को मुश्किलात हैं, चैलेंजेस का सामना है, और ऐसे में अगर लोड शेडिंग के बाइस कारोबार मज़ीद मुतासर होंगे तो मुश्किलात जो है उसमें इजाफा होता चला जाएगा। सिर्फ यही अपील है कि कारोबार में रिलीफ फराहम करने के लिए बिजली की जो मुस्तकिल फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाए और कि इलेक्ट्रिक को जो है हुकूमत इस चीज़ के लिए पाबंद करे कि लोड शेडिंग जो दौरानिया है कम से कम इस सर्द मौसम में जो है उसमें कमी लाई जाए। शुक्रिया हबीब। शहर कायद की सबसे बड़ी फूल मार्केट 3 हट्टी मसाइल में घिर चुकी है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और ट्रैफिक जाम रहने से दुकानदार भी परेशान हैं। इस वक्त हमारी नुमाइंदा हिरा जबीन वहां पर मौजूद है, उनसे तफसीलात लेते हैं। जी हिरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 3 हट्टी पर, जो कि शहर कायद की सबसे बड़ी फूलों की होलसेल मार्केट है। यहाँ पर दुकानदारों को क्या मसाइल हैं, आइए जानते हैं नजमुल हसन साहब से। नजमुल हसन साहब, ये बताइएगा कि इतनी बड़ी फूलों की मार्केट है, बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, यहाँ पर कोई यूनियन, कोई एसोसिएशन है? यहाँ यूनियन थी लेकिन इस वक्त फाल नहीं है। यहाँ पर फाल नहीं, तो इतने मसाइल होते हैं, जैसे कि मेरे कैमरामैन आगा आपको अगर दिखाएं तो पीछे जो है एक जमे गफीर है, ट्रैफिक का इश्यूज है, इसके अलावा दीगर मसाइल हैं। तो इन सबको कौन हल करता है, कौन इन जो है अपना पार्ट प्ले करता है? देखिए, ये सारे मसाइल लोग अपनी मदद आपके तहत ही काम कर रहे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मार्केट प्रॉपर नहीं है। जैसे फ्रूट मार्केट है, सब्जी मार्केट है, इस तरह की एक मार्केट होनी चाहिए जहाँ पर सुकून से काम हो सके, लेकिन यहाँ मार्केट खुद ही वजूद में आई है आहिस्ता आहिस्ता और यहाँ पर काम शुरू हो गया। आप यहाँ पे काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या मसाइल हैं आपको? देखिए, मसाइल जगह के मसाइल हैं, लोग ज़्यादा हैं, दुकानें कम हैं, फिर बाहर काम होता है, सारे मसाइल ही हैं टोटल। फिर ट्रैफिक के मसाइल हैं, आपको पता है छोटी जगह है, ट्रैफिक इशू भी है। केएमसी वाले आपको यहाँ से आके तंग तो नहीं करते, उठने का तो नहीं करते? क्योंकि मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा हमारा सामान रखा होता है तो हमें जब ट्रैफिक होता है हमें हटाते हैं, वो हमें हटाना पड़ता है सामान। जी, हमारे साथ जो है नजमुल हसन साहब मौजूद है, जिनका कहना ये है कि यहाँ पर एसोसिएशन है ही नहीं, यूनियन है ही नहीं, यहाँ पे लोग जो हैं अपनी मदद आप जो है काम कर रहे हैं। मसाइल तो हर जगह होते हैं, पार्किंग के इशू से दीगर मसाइल हैं, लेकिन इन सब को हम लोग यहाँ पर अपनी मदद आप जो है वो हल कर रहे हैं। जी शुक्रिया हिरा। आगे बढ़े और आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट ने फेडरल बे एरिया में खिलाफ कानून तामीरात के केस में अमल दरामद ना करने पर SBCA हुकाम की सरजनिश कर दी। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बी एरिया में गैर कानूनी तामीरात का ये केस है। जस्टिस नदीम अख्तर की सरबराही में सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया वकील SBCA से कि 45 रोज़ का टाइम दिया गया था, बताएं कि कितनी तामीरात को गिरा दिया गया है और अमल दरामद रिपोर्ट कहाँ पर है, जिस पर SBCA के वकील ने अदालत को बताया कि SBCA में रश बहुत है, गैर कानूनी तामीरात को तेज़ी के साथ गिराया जा रहा है, इस वजह से अब तक अमल दरामद नहीं हुआ। जिस पर जस्टिस नदीम अख्तर ने ये रिमार्क्स दिए कि आप वो फहरिस्त लाई हमारे सामने कि आपने इन 45 रोज़ में कराची शहर में कितनी गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। अगर आपने हमें इत्मीनान बख्श जवाब दे दिया तो हम आपको इन तामीरात को गिराने से मुतालिक जो 6 महीने का वक्त है वो दे देंगे। ताहम वकील SBCA अदालत को मुतमईन ना कर सके और इस दौरान डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जहांगीर कमरा अदालत में जो मौजूद थे, अदालत ने उन्हें तलब किया और कहा कि आपको ये कहा गया था कि 45 रोज़ में आपने ये अमल दरामद करना है और जो खिलाफ कानून तामीरात की गई हैं उन्हें गिराना है। अब तक इस सिलसिले में अमल दरामद क्यों नहीं किया गया? अदालत ने उनसे ये कहा कि आपके पास 45 रोज़ का वक्त था, अब आपको मज़ीद 7 रोज़ का वक्त दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने 7 रोज़ के अंदर ये गैर कानूनी तामीरात को ना गिराया तो 8वें रोज़ आप जेल में होंगे। इस सिलसिले में अदालत ने डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल जहांगीर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी कर दिए हैं और उन्हें ये हुक्म दिया गया है कि गैर कानूनी तामीरात के सिलसिले में जो भी ऑर्डर किया गया है उस पर अमल दरामद करके आइंदा समाअत में रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। बहुत शुक्रिया बिलाल इस तफसील का। अब आपको बताएं कि ओल्ड सिटी एरिया में बिल्डर की मनमानियाँ
2 बार मिसमार किए जाने के बावजूद तीसरी बार इमारत तामीर कर दी। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, ओल्ड सिटी एरिया में बिल्डर की मनमानियाँ। 2 बार मिसमार किए जाने के बावजूद तीसरी बार इमारत तामीर कर दी है। आपको आगाह कर रहे हैं, अहम खबर है, ओल्ड सिटी एरिया में बिल्डर की मनमानियाँ हैं और 2 बार मिसमार किए जाने के बावजूद तीसरी बार इमारत तामीर कर दी गई है। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। ओल्ड सिटी एरिया में बिल्डर की मनमानियाँ जो हैं वो जारी हैं। 2 बार मिसमार किए जाने के बावजूद तीसरी बार जो है वो इमारत जो तामीर कर दी गई है। आपको आगाह कर रहे हैं कि ओल्ड सिटी एरिया में बिल्डर की मनमानियाँ सामने आई हैं, देखने को मिली हैं, जहाँ पर 2 बार मिसमार किए जाने के बावजूद जो है वो तीसरी बार इमारत जो है वो तामीर कर दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जितनी भी होंगी हम अपने नाज़रीन से शेयर करते रहेंगे। अभी के लिए आपको बता रहे हैं कि 2 बार मिसमार किए जाने के बावजूद तीसरी बार जो है वो इमारत जो तामीर कर दी गई है। ओल्ड सिटी एरिया में जो है वो बिल्डर उसकी जो मनमानियाँ वो जारी हैं। 2 बार मिसमार किए जाने के बावजूद जो है वो तीसरी बार इमारत तामीर कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे एहसन अब्बासी से। जी एहसन, बताइएगा कि SBCA असूलों के मुताबिक तामीर की गई है ये? जी बिल्कुल, देखिए ये ओल्ड सिटी एरिया में वैसे ही मखदूश इमारतों की जो है वो लिस्टें SBCA बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जारी कर चुका है। उस पर जो है खिलाफ कानून जो है ये गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। ओल्ड सिटी एरिया में हेरिटेज की इमारतों को गिराने के बाद जो है वो बिल्डर्स के साथ मिली भगत से ये तमाम गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। ये रिसाला थाने की हदूद में इस इमारत को 2 दफ़ा पहले भी जो है वो SBCA हुक्काम की जानिब से नक्शे की खिलाफ वर्जी पे गिराया जा चुका है। उसके बाद ये देखा जा रहा है कि 6 महीने के बाद दोबारा से बिल्डर जो है वो हरकत में आया है और ये इमारत को तामीर किया गया है। कमर्शियल दुकानें जो है वो इस इमारत में निकाली गई हैं, जबकि नक्शा जो है वो इस इमारत का पास नहीं कराया गया। जब मुताल्लिका SBCA के हुक्काम से बात करने की कोशिश की गई इस इमारत के हवाले से, तो उन्होंने जो है वो बात करने से गुरेज किया। इस हवाले से कोई भी मौक़िफ़ देने को SBCA हुक्काम जो है वो तैयार नहीं है। और ये कराची में सिर्फ ओल्ड सिटी एरिया की कहानी नहीं है, शहर भर में जो है वो गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला मुसलसल जारी है। जी बहुत शुक्रिया एहसन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियो लीक करने के केस में दानिया शाह ने जमानत के लिए अदालत से रजू कर लिया है। अदालत ने दरख्वास्त पर FIA से जवाब तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा इस तफसील के हवाले से। देखें कि आज जुडिशल मजिस्ट्रेट सरकी मुकेश कुमार की अदालत में मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत की नाजिबा वीडियो लीक करने से मुतल्लिक गिरफ्तार मुल्ज़िमात की दरख्वास्त से जमानत पर से रजू कर लिया गया। अदालत से आमिर लियाकत की बेवा दानिया शाह ने जमानत के लिए अदालत से रजू किया है। दानिया शाह को अदालत ने अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया था, जबकि वकील का ये मौक़िफ़ है कि दानिया शाह को अदालत ने अदालती रिमांड पर जेल भेजा है। दानिया शाह के खिलाफ जो मुकदमा बनाया गया है वो भी झूठा है। लियाकत कबूल का मज़ीद ये भी कहना है कि दानिया शाह के खिलाफ आमिर लियाकत ने अपनी ज़िंदगी में ही कोई शिकायत जो है वो नहीं की थी। दानिया शाह ने ना कोई वीडियो बनाई है और ना ही सोशल मीडिया पर जो है वायरल हुई है। लिहाजा अदालत ने दरख्वास्त की जो समाअत है वो 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। अब 20 दिसंबर तक जो है FIA से अदालत ने जवाब तलब कर ली। बहुत शुक्रिया मुमताज़, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात होने की सूरत में मेयर कराची के लिए खातून उम्मीदवार लाने पर गौर शुरू कर दिया है। मेयर कराची के लिए MQM की जानिब से नसरीन जलील का नाम सर फहरिस्त है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा कि MQM वाले कह रहे हैं कि खातून को मेयर बनाएंगे और नसरीन जलील का नाम सामने आ रहा है। जी हाँ, आज मेरी MQM के कुछ जिम्मेदारों से बात हुई है, जिसमें ये पता चला है कि MQM इस बात पे संजीदगी से गौर कर रही है कि कराची में जो MQM की जानिब से मेयर का आने वाला उम्मीदवार हो वो खातून हो। गुज़श्ता शब इनका एक जलसा था जिसमें ये इशारा दिया था, लेकिन ये इस बात की अब तस्दीक हो रही है कि MQM इस बात पे गौर कर रही है कि मेयर की जो खातून उम्मीदवार हो उनमें कुछ नामों पे गौर किया जा रहा है। साबिक सेनेटर नसरीन जलील का नाम भी है और ख़वातीन इनके जो रहनुमा हैं उनके नाम भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले 2-4 दिनों में MQM राब्ता कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा और इसमें इस बात को हतमी शक्ल दी जाएगी। अलबत्ता MQM के अंदर ये बात है कि बल्दियाती इलेक्शन के लिए बज़ाहिर तो कहा जा रहा है कि MQM तैयार है, अलबत्ता MQM के एक सर्किल में ये बात है कि जब तक नई हल्का बंदियाँ और सिंध असम्बली से नया बल्दियाती कानून मंजूर नहीं होता तब तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने चाहिए। बहरहाल
इलेक्शन कमीशन ने यह ऐलान कर रखा है कि 15 जनवरी को कराची में बलदियाती इलेक्शन होंगे, तो उसी वजह से MQM अपने मेयर के उम्मीदवार पर भी गौर कर रही है। जी बहुत शुक्रिया आजिज़ इस तफसील का।